नमस्कार दोस्तों। रिलायंस इंडस्ट्रीज तेल और गैस से लेकर रिटेल और टेलीकॉम सेक्टर तक फैली हुई है। वहीं अडानी ग्रुप जो है वो समुद्री बंदरगाहों से लेकर हवाई अड्डों तक कोयला खनन तक के सेक्टर में काम करता है। अब दोनों बड़े व्यापारी यानी कि मोदी जी के जो खास दोस्त हैं उन्होंने एक साथ काम करने की तैयारी कर ली है। दोनों ने ही हाल में क्लीन एनर्जी बिजनेस में कई अरब डॉलर जो है उसका निवेश करने की घोषणा की है। वैसे अभी तक दोनों जो हैं एक दूसरे के बिजनेस से दूरी बनाए हुए थे, पर अब लग रहा है कि दोनों को एक साथ आने के लिए जैसे कि मौजूदा सरकार ने ही सलाह दी हो। दरअसल अडानी पावर ने यानी जो कि अडानी पावर लिमिटेड की पूर्ण स्वामित्व वाली उसकी एक सहायक कंपनी है महान एनर्जी लिमिटेड ने उसके एक यूज़र के तहत जो है कि रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के साथ जो है वो 500 मेगावाट के लिए 20 साल की लॉन्ग टर्म बिजली खरीद समझौता किया है। अडानी समूह की कंपनी अडानी पावर जो कि है वो छत्तीसगढ़ के रायपुर में एक थर्मल पावर प्रोजेक्ट उनको बनाने के लिए मिला है सरकार की तरफ से। और ये जो काम है पहले सरकारी कंपनी जो है भारत की वो भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड करती थी। और मज़ेदार बात इसमें ये है कि अडानी ने कोई अपना थर्मल प्लांट नहीं लगाया, बल्कि जो अंबानी की कंपनी को छत्तीसगढ़ के रायपुर में जो पावर प्रोजेक्ट बनाने का काम मिला है, उन्होंने अब सरकार से प्रोजेक्ट लेकर सरकार की कंपनी को ही अडानी पावर का जो 800 मेगावाट के 2 पावर प्रोजेक्ट बनाने का ठेका भारतीय कंपनी भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड को ही दे दिया है। अब बात यहाँ ये आती है कि आखिर मैं इस सब के बारे में आपको क्यों बता रही हूँ। वैसे तो कांग्रेस के जो नेता हैं राहुल गांधी लगातार मौजूदा सरकार पर प्रधानमंत्री जी पर खासकर आरोप लगाते आ रहे हैं कि ये केवल और केवल अडानी और अंबानी के लिए काम कर रहे हैं। देखा जाए तो ये जो बात है मोदी जी की, मोदी जी खुद ही लगातार इसे इनडायरेक्ट वे से साबित करते आ रहे हैं। बात यहाँ केवल यह नहीं है कि मोदी जी ने ये ठेके अडानी को दिए हैं, वह धीरे धीरे जो बिजली का काम है वो पूरी तरह से अडानी अंबानी, चूँकि अब दोनों एक साथ काम करेंगे तो उन दोनों के हाथ में देने को तैयार है। यहाँ तक कि घरेलू इस्तेमाल होने वाली बिजली भी, क्योंकि इसकी ज़रूरत तो हर भारतीय घर में है। देखा जाए तो बिजली तो पूरे विश्व में ही इस्तेमाल होती है, तो पर यहाँ मैं सिर्फ भारत की बात करूँगी। तो यहाँ ये है कि जो ज़रूरत की चीज़ें हैं सरकार अपने हाथों से निकाल कर निजी हाथों में दे रही है। कुछ दे चुकी है, बाकी बची कुची देने की तैयारी नहीं है या धीरे धीरे दे रही है। हमें बाद में पता लगता है कि इस चीज़ का जो है निजीकरण हो गया है, क्योंकि इसमें बिजली में मुनाफा बहुत ज़्यादा है। तो अकेले अंबानी के पास इसका ठेका रहता तो इसके डरते हुए शायद मोदी जी ने दोनों को एक साथ आने की सलाह दी होगी। घरेलू उत्पाद की बात करें तो बड़े आराम से निजीकरण तो कर ही देते हैं, बल्कि इसके लिए जो व्यापारी हैं अब उनके हिसाब से ही दरें चलेंगी, मनमर्जी कर सकें वो। तो यहाँ पर जो मैं ये कहूँ कि इसके लिए पहले से जो प्रीपेड बिजली के मीटर, जिन्हें सो कॉल्ड आप स्मार्ट मीटर के नाम से जान रहे हैं, उन्हें लगाने का
जो है वो मौजूदा सरकार की तरफ से लोगों को दिया जाने लगा भी है। गुजरात में, यहाँ पे मैं कहूँगी कि मोदी जी के गुजरात में मई के महीने से ही लोग जो हैं स्मार्ट मीटर के विरोध में लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। शायद उन्हें भी पता लग गया होगा कि एक बार स्मार्ट मीटर लग जाते हैं तो उसकी बिजली की सप्लाई निजी व्यापारियों के हाथ में चली जाएगी और फिर मनमानी रकम यानी यूनिट्स का रेट तो व्यापारी अपने हिसाब से निर्धारित करेगा और सरकार का जो है इसमें दखल नहीं रह जाएगा। जहाँ भी स्मार्ट मीटर लगे हैं वहाँ बिजली का जो खर्चा है वो नॉर्मल से कहीं ज़्यादा आता है। मैं यहाँ पर आपसे जो है वो सुनी सुनाई बात नहीं कर रही। मैं खुद भी नोएडा की एक सोसाइटी में रहती रही हूँ, तो इसलिए मैं इस बात की भुक्तभोगी हूँ। नोएडा की सभी सोसाइटीज़ चाहे छोटी हों बड़ी हों वहाँ स्मार्ट मीटर लगे हैं। रिचार्ज ख़त्म होते ही बिजली कट जाती है और वहाँ जो है एक हफ्ते का ही आपका बिजली का खर्चा इतना आता है जो शायद एक महीने का रहता है। शायद नहीं, वैसे ये सच है, एक महीने का ही रहता है जो कि वहाँ पर स्मार्ट बिल से एक हफ्ते का हो जाता है। क्योंकि अब यहाँ मैं बात कर रही थी अभी गुजरात की। गुजरात में क्योंकि स्मार्ट मीटर्स लग भी गए हैं, जहाँ लग गए हैं वो लोग भी विरोध कर रहे हैं और जहाँ नहीं लगे उन्होंने तो करना ही था जब उन्होंने देखा है कि जिनके लग चुके हैं उनको कैसी परेशानियाँ आ रही हैं। गुजरात में स्मार्ट मीटर लगने में देरी होने पर भी सरकार की तरफ से 10,000 रुपये का जुर्माना तक लगाने की धमकी दी गई थी, जिसके चलते स्मार्ट मीटर्स लोगों को और तेज़ी से लगाने पड़ गए थे। अब लोग वही पुराने मीटर्स जो हैं उनके वही चाहते हैं, इसीलिए वे विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। लोगों की तरफ से किए जा रहे प्रदर्शन का जो समर्थन है वहाँ पर कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी ने भी किया है। पर यहाँ बात यह भी है कि अगर स्मार्ट मीटर्स जो हैं वो ज़बरदस्ती पूरे भारत पर थोपे गए, जैसा कि जहाँ पर भी विधानसभा में जो है वो भाजपा की सरकार है वहाँ ज़बरदस्ती ये स्मार्ट मीटर्स लगाए ही जा रहे हैं। उत्तराखंड में भी यह प्रक्रिया जो है वो शुरू होने जा रही है। यूपी में क्योंकि अभी जल्द ही चुनाव हैं तो स्मार्ट मीटर लगाने की जो प्रक्रिया है उन्होंने 2025 तक लगाने की बात कर दी है। किसान भी जो हैं वो लगातार स्मार्ट मीटर्स का विरोध करते आए हैं। जब उन्होंने अपना आंदोलन 2020 में शुरू किया था तब भी वे जब उनके खिलाफ सरकार 3 कानून लेके आई थी, जिन्हें किसानों ने 3 काले कानून कहा था, उन्हें जब वो वापस करवाने की मांग कर रहे थे, आंदोलन कर रहे थे, तब उन्होंने जो है वो स्मार्ट मीटर ना लगवाने की जो एक मांग भी साथ में रखी थी। अब के आंदोलन में भी जब किसानों के साथ जो वादा किया गया था वो पूरा नहीं किया गया, तो दोबारा से वे आंदोलन कर रहे हैं। तो उनकी मांगों में फिर से एक स्मार्ट मीटर की मांग की जो है वो दोबारा से है कि हम ये नहीं लगवाना चाहते। तो यहाँ बात ये भी है कि जो किसान है वे केवल अपनी नहीं मध्यम वर्ग के बारे में भी पहले ही सोचता है। पर मध्यम वर्ग पर जब तक कोई बड़ी मुसीबत नहीं आन पड़ती तब तक इसकी हम ये कह सकते हैं कि नींद ही नहीं खुलती, क्योंकि शायद वो रोज़मर्रा की परेशानियों से थका होता है, तो उसे कुछ सूझ नहीं पाता, या फिर जो हायर अपर हम जिसको मिडिल क्लास कहते हैं उसकी दिखावे की ज़िंदगी के चलते जो है वो निम्न मध्य वर्ग चल पड़ता है और जिससे व्यापारियों के लिए तो मुनाफे के ही रास्ते खुलते हैं। या फिर यहाँ पर कहें कि थोड़ा सा जो निम्न ये जो है मध्य वर्ग वो डरपोक किस्म का भी होता होगा,
जिसके चलते वो जो हो रहा है होने दो के रास्ते पर चलता है, दूसरों के कष्ट होने में शायद जो अगर दूसरे को हो रहा है तो उसको लगता होगा उसको हो रहा है, मुझे क्या लेना देना। आजकल माहौल भी कुछ इस तरह सा ही बना हुआ है, उसे देखकर ही ये सब कुछ दिमाग में आ रहा है। अगर हम पहले की बात करें तो मध्यम वर्ग भी जो है वो आपस में बहुत प्रेम प्यार से रहता था, किसी भी धर्म के लोग होते थे। पर आजकल सभी एक दूसरे को नीचा दिखाने के चक्कर में पड़े हुए हैं। तो मुझे लगता है कि इसी मानसिकता को पकड़ते हुए जो मौजूदा सरकार है वह मध्यम वर्ग और गरीबों को तो आपस में उलझा ही रही है, बल्कि पूरे भारत को उलझाते हुए ये व्यापारियों का फायदा करवाने में जुटी हुई है। तो सबसे पहले मुझे लगता है कि आम जन को समझना होगा कि गलत के खिलाफ उन्हें बोलना ही होगा, जैसे कि किसान बोल रहे हैं। खैर यहाँ एक इसके अलावा बात ये भी है कि अगर कल को सरकार बदल जाती है तो क्या नई सरकार आज जब भी वो बनेगी तो जैसे कि वो आज कांग्रेस हो या आम आदमी पार्टी हो, वो स्मार्ट मीटर का विरोध लोगों के साथ मिलकर कर रही हैं, वो इस निजीकरण को ख़त्म करेंगी या व्यापारियों के हाथ में जैसे सब कुछ सौंप दिया हुआ है वैसे ही सौंपे रखेगी। क्योंकि किसी भी तरह से मुझे लगता है कि निजीकरण तो ये सरकार जो है वो हर हालत में करेगी, तो क्या वो दूसरी सरकार उसे वो आकर निजीकरण को ख़त्म कर पाएगी। और अगर हम दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी की मैं बात करूँ, दिल्ली में भी उन्हीं की विधानसभा में उन्हीं की सरकार है, पंजाब में भी जो है आम पार्टी की सरकार है, और नॉर्मली देखा गया है कि चुनावों में भी वो अपने जब बात करते हैं वो फ्री बिजली की बात करते हैं, 300 यूनिट फ्री बिजली की अपनी वो बात पर कायम रह पाएंगे इन स्मार्ट मीटर्स के बाद या नहीं। क्योंकि जब यह सब कुछ अंबानी और अडानी के हाथों में चला जाएगा तो सरकार की सुनेगा कौन। जैसे BSNL का बुरा हाल हो रखा है वैसा ही शायद तो इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट का भी हो जाएगा। अब जैसे मोबाइल की इतनी आदत हो चुकी है, लोग महंगा हो रहा जो रिचार्ज है उसे भी रिचार्ज करवा रहे हैं, चाहे खाने को रोटी कम पड़ जाए, रोज़गार नहीं है युवा के पास पर मोबाइल तो सभी चला रहे हैं। चलिए एक मिनट के लिए मुझे लगता है कि यहाँ पर मान भी लें मोबाइल छोड़ा जा सकता है, पर क्या बिजली के कनेक्शंस छोड़े जा सकते हैं? घर पर, दुकान पर, ऑफिस में बिजली एक बहुत ज़रूरत की चीज़ है, अहम ज़रूरत है। तो फिर इसे प्राइवेट हाथों में देने पर क्यों तुली हुई है हमारी मौजूदा सरकार। अब सब कुछ जब प्राइवेट हाथों में ही सौंपना है तो फिर ये सरकार का क्या काम है? बस यह देखने के लिए कि किसे क्या बेचना है और क्या, मुझे तो नहीं लगता कि इसके अलावा उसके पास कोई काम रह गया है ये देखने के अलावा कि किसको क्या बेचना है। इससे एक बड़ा प्रश्न यह भी है कि क्या कांग्रेस सरकार दोबारा अपने हाथों में सब कुछ ले पाएगी? क्या मध्यम वर्ग जो है अपने हकों के लिए बात कर पाएगा किसानों की तरह? जैसे कि आप नीट के पेपर की खबरें सभी के सामने हैं कि नीट का पेपर जब लीक हुआ है किसानों की ही तरह हमारे छात्रों में भी पानी की तेज़ बौछारें सही है, बल्कि सह भी रहे हैं। अभी कल परसों की भी खबर में था कि कैसे उन पर पानी की बौछारें भी हुई हैं, यहाँ तक कि लाठीचार्ज भी किया गया है। तो इस सब के लिए क्या मध्यम वर्ग तैयार है? क्या मध्यम वर्ग इन लोगों के साथ भी नहीं आ सकता? देखा जाए तो बल्कि ये जो नीट के पेपर में हैं मध्यम वर्ग के बच्चे भी ज़्यादा ही हैं, पर फिर भी तो आखिर में वही बात
जो मैं अक्सर कहती आई हूँ, कुछ वीडियोस बनाते हुए भी मैंने कही है कि जो देश का नुकसान है वो बुरे लोगों से नहीं होता, बल्कि अच्छे लोगों के चुप रहने से ज़्यादा होता है। तो इसलिए कलम का ग्रोथ खुलकर कीजिए, चुप मत रहिए। नमस्कार।